हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर को हम कवर करने चलेंगे। तो उससे पहले मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल हैं बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, किरचॉफ के लॉज पे बेस्ड हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड हैं। तो देखो बच्चा, उनको सीखने का क्या तरीका है, हम किस तरह से उनको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको इजी बना सकते हैं। देखिए बच्चा, स्टार्टिंग करता हूं मैं। मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। जिस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है मेरे पास, कहता है कि ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइट्रोन कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है, ड्रॉन एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। मतलब इनिशियल करंट जो वो ड्रॉ कर रहा है वो 3.2 एम्पियर है, which settles after a few seconds to a steady rate 2.8। मतलब आपके पास अगर आपको DI निकालना हो तो DI की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो अब देखिए आगे उसने क्या कहा कि व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइट्रोन एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इज 1.7 into 10 raised to power minus 4 है बेटा। 1.7 into 10 raised to power minus 4 है ये। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ के आपको देखिए क्या पता लगा। अगर कुछ पता लगा हो तो प्लीज साथ साथ सॉल्व करते रहना, ठीक है। वैसे मैं तो आपको करवा ही रहा हूं। ये देखो, देखो जी, हमारा क्या था न्यूमेरिकल, कैसे हमें करना था सॉल्व। देखो बेटा, एक चीज मेरे को क्लियर पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर वर्ड यूज हुआ है और रेजिस्टेंसेस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी मैं इस फॉर्मूला से बनाता हूँ कि RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। समझ रहे हैं आप? तो RT की जगह अगर मैं लिख दूं R2 तो ये बन जाता है बेटा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस क्या बेटा T1। T2 माइनस T1 इज एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो इसने क्या कहा कि ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइट्रॉन इज कनेक्टेड, यानी कि इसने क्या कहा कि एक हीटिंग एलिमेंट है कनेक्टेड टू 230 वोल्ट का सप्लाई। मतलब V जो हमें दे रखा है यहाँ पे 230 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है। ड्रॉज एन इनिशियल करंट, उसका जो इनिशियल करंट है वो कितना है? इनिशियल जो करंट है वो है मेरे पास 3.2 एम्पियर, ठीक है, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर, ठीक है ना जी। वो 2.8 एम्पियर पे क्या कर लेता है, अपने आप को फिक्स कर लेता है। तो यानी कि आपका ये यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। यानी कि रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। वो कितना है? 230 अपॉन 3.2, ये आ गया आपका ओम, ठीक है जी। अब V आपका वही है बच्चा, ठीक है ना। V आपके पास वही है 230, लेकिन करंट चेंज हो जाता है कितना? करंट चेंज हो जाता है बेटा 2.8, यानी कि 2.8 एम्पियर। यानी कि अब आपका जो रेजिस्टेंस है एट एनी टेम्परेचर से, दैट इज T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज 230 अपॉन 2.8, 230 डिवाइड बाई 2.8 क्या बेटा? ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब कहते हैं कि व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर हमें दे रखा है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें दे रखा है अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 1.7 into 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस ये हमें दे रखा है। तो देखो भाई, बहुत इजी है ये अप्लाई करना। हमारा फॉर्मूला हमारे सामने बैठा है, ठीक है। हाँ जी गुरलीन बाजवा, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है बच्चे, बिल्कुल क्लियर जा रही है आवाज। तो आप देखो एक बार चेक करो बच्चे अपने इक्विपमेंट्स जो आपने यूज कर रखे। हाँ जी, हाँ जी, एक बार चेक करके देख लो बेटा। देखो बेटा, अब मेरा फॉर्मूला मेरे पास ऊपर बना पड़ा है कि वो फॉर्मूला क्या है मेरा, कि वो फॉर्मूला है आर नोट, यानी कि आर
टी इज इक्वल टू आर नोट की जगह पे मेरा कितना है जी, R27, रेजिस्टेंस एट 27, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना है 4, -4, ठीक है ना, -4, ठीक है। और T2 माइनस T1, T2 की जगह T और T1 की जगह 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। देखो अब फिर यहां से इसको सॉल्व करके देखो बेटा, RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है 230 डिवाइड बाय 2.8, दैट इज इक्वल टू R27 पे कितना है 230 अपॉन 3.2 और इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो मैंने रखी है 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 और यहाँ पे T माइनस क्या बेटा 27। देखो जी इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास बना जी 3.2 ऊपर चला गया, 2.8 नीचे रह गया और ये बन गया जी 1 प्लस 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 और T माइनस 27। तो यहां से 3.2 माइनस क्या आ जाएगा 2.8 डिवाइड बाई क्या 2.8, मतलब ये 1 इधर आएगा तो माइनस होगा ना जी, ठीक है जी। तो 1.7 इंटू 10 की पावर -4 और T माइनस क्या आ गया बेटा 27। न्यूमेरिकल नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूँ बच्चा, तो 0.6 डिवाइड बाई 2.8 और यहाँ आ जाएगा फिर क्या आपका 1.7 और इंटू 10 रेज टू पावर कितना 4, दिस इज इक्वल टू T माइनस 27, ठीक है ना। तो फिर ये आपके पास बन गया जी कितना बना जी, देख लो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करते ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टर्म है थोड़ी सी, ठीक है, वैसे मैं सोल्व करके दिखा दूं आपको। तो 1/4 इंटू 1.7, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर कितना 4, दिस इज T माइनस 27। तो 68 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 की पावर 3, तो 68 1 जा, ठीक है। अब आपके पास बाकी बचता है 72 32, तो 3200, तो ये लगभग 1 पॉइंट, ठीक है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 3 के लगभग आता है। तो फिर ये T माइनस 27, T माइनस 27 है ना। इसको सोल्व कर लेना भाई, ये न्यूमेरिकल टर्म है आपकी, जैसे ही आप सोल्व करोगे। नहीं बेटा आकृति, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठा रखे हैं बेटा मैंने, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से उठा रखे हैं बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं बेटा मैंने, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं बच्चा पार्टी, तो प्लीज आप एनसीईआरटी को ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए बेटा मैंने, और पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसका स्टाइल है ये कि RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जिसको मैंने लिखा है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। इस पे बेस था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 3.8, 3.8 न्यूमेरिकल नंबर। एनसीईआरटी की बुक भी ओपन कर सकते हैं आप, और ये असाइनमेंट अगर आप लोग चाहें तो मैं अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ ये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि असाइनमेंट मेरे पास हो तो मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रोज एन इनिशियल करंट, ठीक है। तो यहां से आप इनिशियल रेजिस्टेंस निकालते, ये वोल्टेज हो जाती, ये करंट हो जाता, यहां से आप फाइनल निकालते वोल्टेज, तो यही है, करंट आपका 2.8 है। तो स्टडी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपको दे रखा था, फाइनल आपको टेम्परेचर निकालना था, या वो स्टडी रेट वाला जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर आपको, ठीक है, फाइंड करना था। आकृति व्हाट्सएप करो मुझे, फिर व्हाट्सएप करो, जैसे आपका व्हाट्सएप आएगा मैं उस नंबर पे सेंड कर दूंगा जी। हाँ जी, हाँ जी आकृति,
आ गया जी, आ गया, आपके पास आ गया बेटा। जिस जिस बच्चे ने मेरे से असाइनमेंट मांगी है मैंने भेज दी भाई उसको। आप ओपन करके देख सकते हो और साथ साथ मेरे सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है जी, चलो जी सेकंड न्यूमेरिकल पे आओ। हाँ जी, जिस जिसको असाइनमेंट चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दो बच्चा। ठीक है, हाँ मिस्टर आकर्षण वालिया जी आए हैं अब हमारी मीटिंग में। देखिए जी, हाँ जी, चलो सेकंड न्यूमेरिकल देखिए हम किस तरह से सॉल्व करना है हमें और किस तरह से उस पर वर्क करना है। देखिए जी, सेकंड न्यूमेरिकल में कहते हैं कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हमें करंट निकालना है हर एक ब्रांच में। ठीक है, कैसे हम करंट निकालेंगे जी, देखो ये हमें एक डायग्राम बना के दिया है। ये है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरह से इस पे वर्क कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर काम। देखो जी, आपको भी पता है कि आपको इन ब्रांचेस में काम करने के लिए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का हेल्प लेना पड़ता है। तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जिस जिस भी लॉ का आपको हेल्प लेना पड़े ले लीजिए और फटाफट से मेरे साथ लग जाइए बेटा और सॉल्व कीजिए बच्चों। ठीक है, देखो भाई आपको यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे पॉइंट में मान लेता हूँ डी और ए। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंसेस आपके लगे हैं, यहाँ 10 ओम लगा है, यहाँ 5 ओम लगा है, यहाँ फिर 10 ओम और यहाँ 5 ओम। मुझे क्या कहा गया, कहा गया कि आप करंट बताइए मुझे हर ब्रांच में कितना। मान लो कि आपने यहां से करंट भेज दिया जी आई, जैसे कि आपने किरचॉफ लो या वोल्टेज लो में बात करी थी वैसे ही। ठीक है ना, जैसे आपने किरचॉफ या वोल्टेज लो में बात करी थी वैसे ही आपसे यहाँ पे बात पूछी गई है। ठीक है, देखो देखो बेटा कैसे आपको परफॉर्म करना है। मैं एक असाइनमेंट भेज दूं बच्चों, ये लो जी। हाँ जी, अब असाइनमेंट का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में सॉल्व कर रहा हूं बच्चा। मान लीजिए कि यहां से करंट गया आई, इसके पास आ गया बेटा, मान लो I1 करंट आ गया इसके पास और इसके पास आ गया बच्चा I2 करंट, मान लिया बेटा। ठीक है, और इसके पास यहाँ आ गया बेटा I3। तो यहाँ इसमें से बाकी कितना बचा, बाकी बचा मान लीजिए I1 में से I3 को क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑफ कोर्स। ठीक है ना, और यहां से आया जी I2, यहां से जी आ रहा है I3 और दोनों इकट्ठे हो गए मिलके बने कितना I2 प्लस I3। और मैं कहता हूं जी फाइनली ये आपके आई ही बाहर निकले हैं, मतलब एनर्जी का लॉस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे एक बैटरी जिसकी ईएमएफ है जी कितनी 10 वोल्ट के इक्वल, ये हमें बैटरी दे रही है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालनी है, स्पेशली हमें यही काम करना है। ठीक है ना, तो अब देखिए स्टार्टिंग में कहां से करता हूं, मैं एक क्लोज सर्किट मान लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले आप सबसे पूरा का पूरा सर्किट मान लो, जैसे यहाँ ई से स्टार्ट होगा ए बी सी ई, ये मान लो। फिर आप ये वाला सर्किट ले लेना, फिर आप ये वाला सर्किट ले लेना और वर्क करते जाओ, साथ साथ आपका रिजल्ट बनता जाएगा। देखो चलो स्टार्ट करें हम। हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकली हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं बनेगा। जो बच्चे पहले कर चुके हैं न्यूमेरिकल, प्लीज एक बार फिर से ट्राई करके देखो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट बनता है। क्या क्लोज सर्किट ले रहा हूं जी पहले, और क्लोज सर्किट मैंने लिया है जी आपका ई ए बी सी ई। ध्यान से देख लेना जी डायग्राम में, ई से लेकर ए तक जा रहा हूं, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ हूं, यहां इस बैटरी से ई से ए से बी, बी से सी। ठीक है, और सी से वापस ई पे आ रहा हूं जी। क्लोज सर्किट मैंने कंसिडर किया है, लूप लॉ अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना जी, अब देखो मैं ई से कहां जा रहा हूं जी, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ई।
मतलब मेरा जो रोटेशन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो मैं इसकी ईएमएफ को ले रहा हूं प्लस, ठीक है, +10। अब चलो जी, आप सबसे पहले कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, रेजिस्टेंस है 10 ओम और करंट है I1। बी से सी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो I माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है जी, रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है आपके पास 5 ओम, ठीक है। और उसके बाद देखिए जी, हमारे पास है यहाँ पे, ये देखिए जी, ये आपका कितना 10 ओम है, ठीक है ना, तो आप इसी की डायरेक्शन में चल रहे थे, हम इसको तो भूल गए थे, तो 10 इंटू आई के इक्वल, आई को मैं लिख सकता हूँ, हमने स्प्लिट किया था I1 और I2 में, तो 10 के अंदर I1 प्लस I2, तो यहां से मेरा बना 10I1 प्लस 5I1 माइनस I3। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेता हूँ कि 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I3, यानी कॉफिशिएंट हमारे 3 कॉफिशिएंट्स हो गए बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कॉफिशिएंट हमारे कितने हैं, 3 हैं। अब I1 ऐड कर दो, I1 यानी कि ये बन गया भाई आपका 25I1। अब देखो जी I2 को ढूंढो, I2 कितना है, I2 तो 10 ही है, 10I2। I3 कितना है जी, 5I3, दिस इज इक्वल टू कितना, 10, यानी कि 5 2 जा 10, 5 5 जा 5I1 प्लस 2I2 और माइनस I3 से, दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा, इक्वेशन नंबर 1, मतलब 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3, दिस इज इक्वल टू 2 से इक्वेशन नंबर 1। अब ले लो जी ABDA, अब लूप लॉजिक क्लोज्ड सर्किट या लूप ABDA, ऐसा काम आपने कहां पे कर रखा है पहले से, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंडर कर रखा है। ए से बी जाओ, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो 10I1, बी से डी 5I3, 5I3, और डी से ए उल्टा जा रहे हो तो माइनस कर दो, I2 इंटू कितना 5, दैट इज इक्वल टू कितना 0, ऑफ कोर्स 5 कॉमन है बेटा, तो 2I1 प्लस I3 और माइनस कितना I2, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब थोड़ा अरेंज करके रखो इनको I1 I2 को, तो 2I1 माइनस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है जी। अब आपके पास लूप कौन सा बाकी बच गया, BCDB, लूप ले लो जी आप, कौन सा लूप आपने लिया, BCD और B, अब लूप ले लो जी BCDB, B से C, करंट है जी, रेजिस्टेंस है 5, करंट है जी I1 माइनस I3, करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू लिए। C से D उल्टा चल रहे हो करंट से, माइनस ले लो पहले, तो 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना है I2 प्लस कितना बेटा I3, और फिर D से B उल्टा फिर चल रहे हो आप, तो -5 इंटू I3, दैट इज इक्वल टू, इस लूप में कोई EMF कोई बैटरी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो जी, 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 और माइनस 10I3 और माइनस 5I3, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो जी I1 काउंट करो पहले, तो सबसे पहले आपको काउंट करना होगा I1 केवल यहाँ पे है, मुझे बाकी कहीं पे नहीं दिखा, तो 5I1 और I2 देखो जी, I2 माइनस 10I2, अब बाकी बच गया जी I3, तो 5 है, 10 है और फिर 5 है, तो 5 ये बच गया जी 20 माइनस 20 क्या I3, दिस इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन है जी, तो I1 माइनस 2I2 और माइनस 4I3, दैट इज इक्वल टू 0 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सभी बच्चे साथ साथ मेरे सॉल्व करते रहना बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको अगर साथ साथ आप निपटा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं देखूं इन इक्वेशंस को मिनिमाइज करना है मुझे, तो फिर मिनिमाइज में कैसे कर सकता हूँ, I1 I2 I3,
ठीक है जी, यहाँ से बात नहीं बनेगी, यहाँ से एक मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ से एक मिनिमाइज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक एक को मिनिमाइज करते हैं और क्या। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। देखो इक्वेशन 1 है मेरे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 10i1 और प्लस 4i2 माइनस 2i3 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10i1, मतलब i1 को खत्म कर रहा हूँ, माइनस 5i2, ठीक है जी, और प्लस 5i3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा माइनस i2 प्लस 3i3 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो i2 माइनस 3i3 दैट इज इक्वल टू क्या, 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, मान लिया आपने, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब 2 और 3 में से i1 को मिनिमाइज कर दो, तो 2 और 3 में से i1 को मिनिमाइज कैसे करूंगा, 2 को तो एज इट इज रख लो, 2i1 माइनस i2 प्लस i3 दैट इज इक्वल टू 0, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बेटा 2i1 माइनस 4i2 और माइनस 8i3 दैट इज इक्वल टू 0। इनको भाई सब्ट्रैक्ट करो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस, ये प्लस, ठीक है, तो ये तो गया कैंसिल हो गया, और ये 3i2 और प्लस 9i3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब i2 प्लस 3i3 दैट इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर क्या, 5। अब 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i2 माइनस 3i3 दैट इज इक्वल टू 2, और ये है जी i2 और प्लस 3i3 दैट इज इक्वल टू 0, तो माइनस कर दो भाई, माइनस माइनस, है ना, तो आपके पास i2 से i2 गया तो माइनस 6i3 दैट इज इक्वल टू 2, तो i3 इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है ना, i3 की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। अब i3 की वैल्यू आ गई माइनस 1/3, तो i2 माइनस 3i3 माइनस वैल्यू है तो 1/3 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि i2 की वैल्यू आ गई जी 2 माइनस 1 यानी कि 1 एम्पियर। i2 की वैल्यू आ गई जी 1 एम्पियर, i3 की वैल्यू आ गई भाई मेरी माइनस 1/3। ठीक है जी, और i1 की वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से, तो i1 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो i1 इज इक्वल टू 2i2 की वैल्यू आई है 1 प्लस 4i3 की वैल्यू आई है 1/3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना, तो ये आ गया जी 2 माइनस 4/3, तो ये 3 2 जा 6, 6 माइनस 4/3, ये आ गया भाई आपका 2/3 एम्पियर। ठीक है ना, तो i1 की वैल्यू आ गई जी 2/3 एम्पियर। ठीक है, हालांकि मेरी वैल्यूज गलत आई हैं बेटा, मैं आपको बता दूं क्लियर कट, बट यहाँ पे स्टाइल आपको यही फॉलो करना है, किरचॉफ के लॉज मेरे बिल्कुल एक्यूरेट अप्लाई करे हैं मैंने। ठीक है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकली मैंने पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ कर दी, थोड़ी बहुत गड़बड़ मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे कर दी, बट यही स्टाइल आपको फॉलो करके चलना है। न्यूमेरिकली लास्ट में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है बच्चा। आप प्लीज जो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, क्या किसी का एग्जैक्ट आंसर आया है बेटा, प्लीज मेरे को बता दो। ठीक है, मेरे को मैसेज कर दो बच्चा जिसका एग्जैक्ट आंसर बना है, फटाफट से मैसेज कर दो बेटा, मेरा जल्दी करो बेटा। हाँ जी, फटाफट से आंसर करो बेटा। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट किरचॉफ के वोल्टेज लो आपको अप्लाई करना तो आ गया ना यहाँ से। हाँ जी, आकृति अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी आकृति यस अनम्यूट करो। सर। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। हाँ जी सर। अंकुरित समझ में आया बेटा।
यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा दानिश कर रहे हो बेटा साथ साथ? मंजू, हाँ जी मंजू चौधरी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी यस सर। हाँ जी महाजन साहब, किया न्यूमेरिकल साथ साथ? हाँ जी चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा क्या है। चलो दानिश बहुत बढ़िया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, अब क्या है मेरे पास, देखिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए भाई कहते हैं कि इन ए मीटर ब्रिज, फिगर यहाँ पे दिखाई नहीं है बट मैं आपको बना के दिखा दूंगा बेटा। चलो जी कहते हैं इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 centimeter from the end A when the resistor Y is of 12.5 watt, 12.5 रजिस्टर है ना, तो 12.5 ओम होना चाहिए। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, why are the connection between the resistor in a Wheatstone or meter bridge made up of thick copper strips? क्यों कॉपर स्ट्रिप का क्यों यूज किया जाता है भाई? ये तो सभी को पता है कॉपर स्ट्रिप का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर और इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है ना जी, कॉपर का तो उसकी कंडक्टिविटी के कारण ही यूज होता है ना, उसकी सुपर्ब कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो इसके कारण उसका यूज होता है बेटा। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखें बच्चा पार्टी। ठीक है, कि कॉपर का यूज उसकी अच्छी कंडक्टिविटी के कारण होता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो बेटा इसने आगे हमसे क्या क्वेश्चन किया और कैसे इसने हमसे क्या पूछना चाहा। तो सबसे पहले तो है कि आपको यहाँ पे कहते हैं कि इन ए मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज के अंदर कहते हैं द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी, the balance point is found to be 39.5 centimeter from the left end A, from the end A 39.5 बोला ना। कहते हैं if an unknown resistor X in the left gap and a non-resistor Y of resistance 12.5 in the right gap, determine the resistance of X. Why are the connections between the resistor in a Wheatstone or meter bridge made up of thick copper strip? आपको निकालना है determine the balance point of the above bridge if X and Y are interchanged. कोई बात नहीं, ठीक है। What happens if galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? ठीक है, तो ये सारी बातों का मुझे जवाब देना है। ठीक है, देखो भाई मीटर ब्रिज में एक्चुअली अगर मैं एक रफ सा डायग्राम बनाऊं तो फिर मेरा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा कि दो मेरे पास कॉपर स्ट्रिप हैं इस तरह की जो एक दूसरे से राइट एंगल बैंड होती हैं। मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं बच्चा पार्टी। ठीक है, ये मेरे पास है बेटा दो कॉपर स्ट्रिप जो एक दूसरे से राइट एंगल बैंड होती है इस तरह से। कॉपर स्ट्रिप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मीटर ब्रिज यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है और मैग्नीन होता है बेटा एलोय। और एलोय का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि क्यों करते हैं, क्योंकि एलोय के लिए टेम्परेचर का कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं बेटा अननोन रजिस्टर जिसका नाम होता है जी आर, सॉरी ये होता है नॉन, और यहाँ होता है बेटा अननोन जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एस। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, यहाँ पे मीटर स्केल लगा होता है एक पूरा। ये देखिए बेटा ये मीटर स्केल लगा है आपके पास। ठीक है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच करना है मेरे को। यहाँ गैल्वेनोमीटर अटैच करता हूँ जी, और इसको एक मूवेबल जोकी से अटैच कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से फ्लो करा देते हैं करंट का किसी बैटरी के थ्रू। ये देखो जी, ये देखो, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए बी यहाँ पे वायर है, हम मानते हैं ए और जी के बीच रेजिस्टेंस मानते हैं बेटा पी, और जे और बी के बीच रेजिस्टेंस मानते हैं क्यू। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, जिसमें पी की वैल्यू आती है बेटा आर इंटू एल, क्यू की वैल्यू आती है बेटा 100 माइनस एल इंटू आर के इक्वल, आर से आर कैंसिल हो गया बच्चे, और ये आर बाई एस, यहाँ से एस की वैल्यू बनती है 100 माइनस एल अपॉन एल और इंटू आर, समझ रहे हैं आप? तो ये आपकी वैल्यू बनती है बच्चे, ये वे रहता है आपके पास। अब इसमें इसकी स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, देखो कहते हैं द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, यहां से 39.5 when resistor Y is of 12.5 ohm, ठीक है, यानी कि आपके पास दो रजिस्टर हैं, एक है X और दूसरा है Y। तो आपको Y आपको दे रखा है, कहता है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, ठीक है, आपने X निकालना, तो यहाँ पे R जो है वो आपको X के बराबर दे रखा है, और S जो है वो आपको Y के बराबर दे रखा है, ये वैल्यू आपको गिवन है, हालांकि यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रखा, 12.5 ओम। तो आप मेरे को बताओ कैसे काम करोगे, बहुत इजी है आपके लिए काम करना, कि S किसके बराबर है, कोई बात नहीं 12.5 के बराबर है, ठीक है, तो 100 माइनस एल, एल कितना दे रखा आपको 39.5 ना, तो 39.5 डिवाइड बाय एल, एल कितना है 39.5, और आपको क्या निकालना है आर, आर की वैल्यू कितनी है एक्स के बराबर, तो यहाँ से एक्स आ गया बहुत सिंपली, x is equal to 12.5 into 39.5, और ये 40 60 60.5, ये लो जी ये 60.5, तो s की वैल्यू यहां से क्या बनी, s की वैल्यू यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 8 ओम के लगभग नियरली इक्वल आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 ओम के इक्वल आ जाएगी। अभी इसने क्या कहा कि अगर x और y को इंटरचेंज करते हैं हम लोग तो क्या होगा, अगर x और y को इंटरचेंज करते हैं तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, L1 और L2 इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे कि हमारी जो L थी वो पहले कितनी आ रही थी, पहले L आ रही थी 39.5 आपको गिवन थी लेंथ, दूसरी सिचुएशन में जब आपने R और S को इंटरचेंज कर दिया तो L आपकी कितनी बन जाएगी 100 माइनस 39.5 के इक्वल बन जाएगी, ठीक है, वो कितनी बनेगी 60.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम x और y को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि हमने r की जगह लिखा है x, s की जगह लिखा है y, तो सबसे बड़ा फर्क यही पड़ेगा हमारे, ठीक है, हमको यही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कि व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, galvanometer and cell are interchanged at balance point of the bridge, would the galvanometer show any current, यानी कि क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो करेगा ना, कभी नहीं करेगा। अगर इंटरचेंज की बात कभी भी आए ना आपके सामने, कभी भी इंटरचेंज की बात आपके सामने आए, तो आपने यही बात लिखनी है कि नहीं जी इस चीज का कोई फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना जी, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है जी। चलो जी, क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा, हाँ जी ये न्यूमेरिकल समझ में आया, फटाफट से मेरे को मैसेज भेज दो, हाँ जी अंकुरित, बिल्कुल बिल्कुल, नो करंट एज बैलेंस पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चा शाबाश। हाँ जी एक मैसेज हो रहा है मेरे पास, हर्षित समझ में आया, बहुत बढ़िया शाबाश, पार्थ धवन क्लियर है, ठीक है जी ठीक है। अब अगला जो न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूं ना बच्चा, वो इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि मैं कहता हूं कि 100% चांसेस हैं उसके आने के, ठीक है ना, 100% चांसेस, ठीक है। मैं आपको एक अपनी तरफ से न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है, इन न्यूमेरिकल से हटके एनसीईआरटी का वो न्यूमेरिकल मैंने इस असाइनमेंट में डाल नहीं रखा, वो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा जरूरी है सॉल्व करना, ठीक है, वो एनसीईआरटी का वो न्यूमेरिकल। हाँ जी सभी बच्चे जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है प्लीज आप देखिए न्यूमेरिकल नंबर 11 एनसीईआरटी का 3.11, न्यूमेरिकल नंबर 11 एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल नंबर 11,
ठीक है ना। न्यूमेरिकल नंबर 11 देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक लॉजिक है बस इस न्यूमेरिकल को याद करने का, वही लॉजिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बात है ना, बात बहुत ही इजी है। मुझे पता है जिन बच्चों ने ये न्यूमेरिकल कर रखा है वो 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे इस न्यूमेरिकल को, बट हाँ सीखना और एक बार प्रैक्टिस करना इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहते हैं स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। मतलब आपको जो ईएमएफ दे रखी है बैटरी की, ईएमएफ ऑफ बैटरी आपको गिवन है 8 वोल्ट, बैटरी 8 वोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका आर की जो वैल्यू है स्मॉल आर, आप इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं हमेशा, तो 0.5 ओम आपको मैंने दिया है, ठीक है। कहते हैं इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। मतलब वोल्टेज आपको डीसी सप्लाई की जिससे आप इसको चार्ज कर रहे हो वो कितनी है, वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई आपको दे रखी है बेटा कितनी, 120 वोल्ट दे रखी है, ठीक है ना। 120 वोल्ट आपको गिवन है, 120 वोल्ट आपको गिवन, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया है आर इज इक्वल टू 15.5 ओम, 15.5 ओम आपको दे रखा है, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या है चार्जिंग के दौरान, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। भाई सीरीज रेजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सीरीज में रेजिस्टेंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो, और रेजिस्टेंस को इंक्रीज हम तब करते हैं जब हमें करंट को डिक्रीज करना हो। तो करंट को डिक्रीज क्यों करना हो, मान लो कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं, करंट एकदम से इंक्रीज हुआ, तो वो एकदम से इंक्रीज हुआ करंट हो सकता है हमारे अप्लायंसेस को डैमेज कर दे, या वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, या वहां पे आग भी लग जाए। तो अगर रेजिस्टेंस है हमारे पास सीरीज में तो वो उसको एब्रप्टली इंक्रीज नहीं होने देगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होने देगा। इसका रीजन तो मैंने बता दिया। अब टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछे, वो आप वोल्टेज बताओ कितने बच्चे फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, उसको चार्ज किया गया है डीसी सप्लाई से, रेजिस्टेंस के थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है सीरीज में 15.5 ओम। कितने बच्चे सोल्व कर सकते हैं इसको बता दो, ठीक है, बता दो जी। हाँ जी, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको बता दो। हाँ जी, सार्थक सॉल्व कर सकता है इसको, मिस्टर आकर्षण वालिया कहाँ गया वो, मिस्टर गया क्या, अच्छा। हाँ जी, साहिल प्रीत सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, कौन कौन बच्चा है जो इसे सॉल्व कर सकता है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अंकुरित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जी सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि आपके पास दो वोल्टेज हैं, एक तो 8 वोल्ट है, एक 120 वोल्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन जहां पे भी दी हो, सबसे पहले हम निकालते हैं इफेक्टिव वोल्टेज। सबसे पहले हमें निकालनी होती है इफेक्टिव वोल्टेज। तो इफेक्टिव वोल्टेज हमारी कितनी रहेगी, 120 माइनस 8, यानी कि दिस इज 112 वोल्ट, ठीक है ना जी। ये है हमारी इफेक्टिव वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस बता दो जी, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगे ना यहाँ पे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जी 0.5 तो इंटरनल है, 15.5 एक्सटर्नल है, 0.5 यानी कि ये हो गया 16 ओम के बराबर। ये हो गया जी आपका 16 ओम के बराबर, ठीक है ना जी। अब यहां से करंट निकाल लो, करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, करंट ड्यूरिंग चार्ज करने के दौरान करंट कितना बना, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ईएमएफ है आपकी 112 और ये है 16, ठीक है। तो ये बना 7 एम्पियर का करंट बन गया यहाँ पे, ठीक है ना जी, 7 एम्पियर का करंट बना, ठीक है ना। 7 एम्पियर का करंट यहाँ पे कंस्टिट्यूट हुआ। अब वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर, अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आपका है 7 एम्पियर, आर है जी इसका 15.5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद
108.5 वोल्टेज क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है ना। वोल्टेज क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। अब देखो बच्चा, आपने कितनी सप्लाई करी, 120 टोटल जो वोल्टेज थी वो 120 थी। तो आपकी एक तो होगी जी टर्मिनल वोल्टेज, जो वोल्टेज थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और दूसरी वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस आर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप उसमें कितना था, 108.5। तो यहां से आपके पास V की वैल्यू कितनी आ गई, 120 माइनस 108.5, इसका आंसर कितना बना, 11.5 वोल्ट। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर बच्चा भाई, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चा। मैं आपको बता दूं कि 70% चांसेस हैं इस तरह के न्यूमेरिकल बनने के, 70% चांसेस हैं। अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। बाकी फिर आगे भाई आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। काफी चांसेस हैं इस तरह के न्यूमेरिकल बनने के, ठीक है। तो आप इसको जरूर, अंकुरित का आंसर आ चुका था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चा, सभी बच्चे नोट करेंगे और नोट करते ही हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, चलो जी, क्लियर कर देते हैं हम ऑल ड्राइंग और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया था नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें कहा गया है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 13 है, जो मैंने अपने असाइनमेंट में नंबर 4 पे रखा है, जिसको मेरे पास न्यूमेरिकल है जी, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in a copper conductor is estimated in example 3.1। ये क्या बात होती है, इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ी गड़बड़ हो रही है जी। is estimated at 8.5 into 10 raised to power 28 per cubic meter, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें ना नंबर डेंसिटी आपको गिवन है जी 8.5 into 10 raised to power 28 पर क्यूबिक मीटर नंबर डेंसिटी आपको दे रखी है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लेगा, टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दे रखी है आपको वायर की 3 मीटर टू इट्स अदर एंड। द क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को गिवन है 2 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग ए करंट I इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। देखो बच्चा बहुत इजी है ये तो, I इज इक्वल टू NEAVD, वहां से VD आ जाएगा, VD जैसे ही आएगा टाइम निकालना है L/VD। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो VD की वैल्यू कितनी बनी हुई भाई, I/NEA, यहां से VD आ गया आपके पास। तो आपको पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो लेंथ कितनी है, L आपको गिवन है, VD की वैल्यू है जी I/NEA। NEA लेंथ कितनी है इसकी, कंडक्टर की लेंथ है बेटा 3 मीटर। नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 into 10 raised to power 28। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जी 1.6 into 10 raised to power -19। एरिया दे रखा है जी 2 into 10 raised to power -6 और डिवाइड बाय करंट कितना दे रखा है जी, करंट दे रखा है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर से 3 एम्पियर कैंसिल हो गया जी, 19 और 6 25, 3 बच गया। तो 8.5 into 1.6 into 10 raised to power 3, ये क्या आ गया, सेकंड, ठीक है। इसे 60 से डिवाइड कर दो मिनट, इसे फिर 60 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा आर। तो ये 2 जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो गई जी। तो ये आ गया जी 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। और ये आपके पास आ गया जी 0.3 के लगभग मान लो इसको। तो यानी कि ये आपका बन जाएगा 0.42 मेरे पास बन रहा है, और एक 10 भी तो था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी कि 4.2 आर के लगभग आ गए, 4.2 आर के लगभग आ गए। मेरा तो यही आया आंसर, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आया मेरा, आज न्यूमेरिकली बड़ी मिस्टेक्स हो रही है मेरे से,
ठीक है, तो बच्चा ये स्टाइल आप फॉलो कर लेना, सेम स्टाइल बनेगा आपका आंसर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, किसी बच्चे का एग्जैक्ट आंसर आया जी यहाँ? हाँ जी, अंकुरित करवाया था ये हमने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, न्यूमेरिकल नंबर 5, किसी बच्चे का आंसर भी आएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या आया उसका मैं बता देता हूँ। अच्छा 7R के लगभग आया एग्जैक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए हैं। बच्चा जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमसे, प्लीज साथ साथ न्यूमेरिकल ट्राई कर लो, क्योंकि ये ऐसे टाइम होते हैं हमारे पास जब हमारी क्लास में न्यूमेरिकल चल रहे होते हैं, तब अगर हमसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे ख्याल से, न्यूमेरिकल से डरना नहीं चाहिए। और स्पेशली मेरे साथ जो बच्चे जुड़े बैठे हैं, जिन बच्चों का नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, अगर वो बच्चे हैं तो मैं देखना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे, और स्पेशली सार्थिक महाजन, साहिल, हाँ जी, हर्षप्रीत सिंह, अंकुरित, आप लोगों ने पहले कर रखा है, ये मेरे साथ कर रखा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल, तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। ये है न्यूमेरिकल नंबर 14, एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, ठीक है। एडिशनल एक्सरसाइज का सबसे पहला न्यूमेरिकल यही है, द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 की पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये 10 रेज़ टू पावर -9 है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। The potential difference of 400 kilowatt between the top of the atmosphere and surface results in a current of only 1800 ampere over the entire globe. मतलब पूरी धरती पे बात कर दी इसने। If there were no mechanism of sustaining atmospheric electric current, मतलब वहां पे कोई सस्टेन करने के लिए, ठीक है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। How much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface? ठीक है, कि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, रेडियस दे रखा है जी 6.4 into 10⁻⁶ मीटर, ये वैल्यू गिवन है जी, ठीक है। ये मेरी असाइनमेंट बनाने वाले ने बड़ी मिस्टेक्स कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हमें पता था ये एनसीईआरटी का नियम है। देखो बच्चा आपको मैंने क्या क्या दिया है, आपको एक तो मैंने रेडियस दे रखा है नंबर 1, दूसरी चीज मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, जिसकी वैल्यू है 10 की पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। और मैंने करंट दे रखा है कितना 1800 एम्पियर, है ना। और एरिया, सरफेस एरिया तो अपन निकाल ही सकते हैं ग्लोब का, सरफेस एरिया कितना होगा, वैसे हम स्फीयर मानते हैं इसकी शेप को, तो स्फीयर माने तो 4πr² होगा, है ना भाई, 4πr² के इक्वल होगा। तो 4π की वैल्यू है जी 3.14, r² का मतलब है 6.4 into 6.4 into 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखो चार्ज निकाल लो यहाँ से सिग्मा की हेल्प से, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्यू मान लीजिए, एरिया आपके पास है ही 4πr², तो आपका जो चार्ज है वो आ गया जी सिग्मा इंटू 4π कितना r², सिग्मा इंटू 4πr²। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, अब पूछा गया इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, मतलब टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम हम निकाल लेंगे I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है ना, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा हमारे न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, तो T इज इक्वल टू कितना बनेगा, T इज इक्वल टू बनेगा Q/I, और Q की वैल्यू कितनी है जी सिग्मा इंटू 4πr², तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -9, और 4πr² की वैल्यू कितनी है जी 4 into 3.14
इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर 12। और नीचे कितना होगा करंट कितना, 1800, यानी कि 18 इंटू 10 की पावर माइनस क्या कर दूं, 2 कर दूं, ये 12 है जी 10 की पावर। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट मेरे ख्याल से बन चुका है। टाइम आ जाएगा कितने, देख लीजिए, यहां से 9 और 2 11 है ना, तो 12 में ये 12 हटा दो, 10 10 बाकी बचा हमारा। ठीक है जी, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, 6.4 है ना, तो 6.4 को 1 से काट दो, 6.4 3 जा, और 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो फिर एक 10 भी बाकी है मेरे पास, तो 4 इंटू 6.4 इंटू 10, तो 64 4 जा, 4 4 जा 16, और 256 सेकेंड आ जा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आया है, एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, 256 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा न्यूट्रलाइज करने। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। देखो बच्चा, कल का नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्लीज जितने ज्यादा हो सके क्लासेस अटेंड कीजिए। 280 एग्जैक्ट आंसर है ना हर्ष, हाँ 280 एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये असाइनमेंट जिन जिन बच्चों के पास नहीं है प्लीज मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ये असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको ये असाइनमेंट। ठीक है, तो उस असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे क्या करेंगे, मुझे पीडीएफ बना के मैसेज कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे मुझे सभी बच्चे। ठीक है, इससे आगे वाला मैं न्यूमेरिकल देख लेता हूँ क्या है। ये जो न्यूमेरिकल है ना बच्चा, ये न्यूमेरिकल नंबर 7, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। Two wires of equal length, one of aluminium, other is copper, have the same resistance. Which of the two wire is lighter? Why aluminium wires are preferred for overhead cable wires? ये बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चा, बहुत बार। तो इस न्यूमेरिकल को स्पेशली कवर करना आप लोग। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा, इन न्यूमेरिकल्स को स्पेशली कवर करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आज अभी से स्टार्ट हो जाएंगे सभी बच्चे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। हाँ जी, थैंक यू।